So, well, students, after understanding how like soil is formed and how river valleys and grasslands have both have very fertile soils due to two different regions, right? Now we're going to talk about soils in India कि हमारे देश में किस किस तरह का soil मौजूद है और किस तरह के यूज के लिए वो suitable है ना? So let's talk about that. Now, India has a variety of relief, climate, and parent rock structures. Okay. तो बेसिकली चूंकि इंडिया के पास जो है काफी ज्यादा ये फीचर्स हैं, राइट? रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट या फिर पेरेंट रॉक स्ट्रक्चर्स, तो इस वजह से जो है इंडिया की सॉइल वैरायटी में भी काफी आपको जो है डिफरेंट टाइप्स मिल जाएंगे. ओके, इंडिया हैज a rich variety of soils. Now, the Indian soil structure can be divided into the following categories. ये सब कैटेगरी में जो है इंडिया के सॉइल को बांटा गया है. एल्यूवियल सॉइल हो गया आपका, फिर जो है ब्लैक सॉइल हुआ, रेड सॉइल, देन लेटराइट सॉइल, सैंडी सॉइल, एंड देन वी हैव हियर माउंटेन सॉइल. ओके, तो ये जो है डिफरेंट सॉइल के टाइप्स हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन विद एल्यूवियल सॉइल. ओके, alluvial soil is found in the northern plains and coastal plains. जो मैदानी क्षेत्र है ना, खास करके जो है नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन लैंड है और जो कोस्टल प्लेन लैंड है, यानी कि दिस इज योर नॉर्दर्न प्लेन हियर, राइट हियर, एंड देन दीज आर द कोस्टल प्लेन्स. यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न प्लेन, राइट? तो यहाँ पर जो है आपको एल्यूवियल सॉइल मिलती है. Okay. Now the large rivers like the Ganga, Satluj, Yamuna and Brahmaputra along with their tributaries deposit millions of tons of silt every year. जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे कि गंगा, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इनमें आके मिलने वाली नदियां हैं, ये सब मिलके जो है करोड़ों टन सिल्ट जो है वो हर एक साल जमा करती हैं मैदानी क्षेत्र में. Now along the coastal regions, जो ये कोस्टल रीजन जो है यहाँ पर अरेबियन सी के बगल में जो वेस्टर्न प्लेन है और इधर जो है ये जो ईस्टर्न प्लेन है बे ऑफ बंगाल के बगल से, है ना? तो इन दोनों जगहों पर भी जो है क्या होता है, तो लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो है बड़े बड़े डेल्टाज फॉर्म करते हैं. डेल्टा समझते हैं ना? नदी जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो यहाँ पर इसकी करंट काफी कम हो जाती है और सिल्ट काफी ज्यादा जमा होता है. तो जैसे मान लीजिए ये सी में जो है जाने वाली है ना नदी, तो यहाँ पर जो है ढेर सारा जो है ये बालू जो है वो या सिल्ट जो है वो जमा करती चली जाएगी ये, ठीक है ना? इस टाइप के ट्रायंगुलर शेप में मोटा मोटी जो है ये जमा होता जाएगा. बीच से जो है नदी की पतली पतली धाराएं भी जो है वो निकलती जाएंगे. तो ये जो ट्रायंगुलर मोटा मोटी टाइप का शेप का जो कह सकते हैं कि सिल्ट का जो है यहाँ पर जमाव जो होता है, इसे ही कहते हैं डेल्टा. तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बड़े बड़े डेल्टाज बनाती हैं इन कोस्टल रीजन्स में. नाउ दिस सॉइल रिमेन्स फर्टाइल ड्यू टू एनुअल फ्लडिंग. तो ये जो कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र के जो ये सॉइल्स हैं, ये हर एक साल जो बाढ़ आती है उस वजह से ये फर्टाइल रहते हैं. सिंस दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल, इट इज द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. अब चूंकि ये सॉइल काफी फर्टाइल होती है तो इसीलिए जो है फसल उगाने के हिसाब से ये बेस्ट तरह की सॉइल है. Now, the alluvium called Bhangar is less fertile and the new alluvium called Khadar is more fertile and fine in texture. जो पुराना एल्यूवियल सॉइल होगा जिसे भांगर कहते हैं, इसमें कंकर पत्थर की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये जो है कम उपजाऊ होता है. और जो नया वाला एल्यूवियल होता है इसे खादर कहते हैं, इसमें कंकर पत्थर नहीं होता है, तो ये जो है ज्यादा फर्टाइल होता है और ये जो है काफी फाइन क्वालिटी का, काफी पतला महीन टाइप का होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल. तो एल्यूवियम हमने देख लिया, एल्यूवियल सॉइल के बाद ब्लैक सॉइल. तो एल्यूवियल सॉइल किससे बना? तो मेनली जो रिवर वगैरह जो है अपने साथ जो सिल्ट कैरी करती हैं उनसे बना आपका एल्यूवियल सॉइल. ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. ये डेक्कन प्लेट्यू का जो है नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो पार्ट होगा इधर का, इधर का जो पार्ट होगा, तो इसमें जो है आपका ब्लैक सॉइल जो है वो मौजूद होगा.
ओके। नाउ इट इज क्लेई इन टेक्सचर एंड रिटेन्स मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जो है क्लेई टेक्सचर का होता है। क्लेई क्या होता है? इट्स ऑल्सो एक्सप्लेन्ड एट द बॉटम ऑफ योर पेज। बहुत ही पतला पतला जो है इसमें जो है कह सकते हैं कि पार्टिकल होता है, और जो बहुत ही ये जो है बहुत टाइटली कॉम्पैक्टली जो है ये जो ग्रेन्स होते हैं वो आपस में पैक रहते हैं। तो ये आपका हो गया क्लेई सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो है ये क्लेई है टेक्सचर में, और ये जो है काफी ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखता है। अपने यहाँ जो है लोकल लैंग्वेज में उसको केबाइल मिट्टी कहते हैं ना, उसे ही जो है क्लेई सॉइल कहते हैं। तो ब्लैक सॉइल जो है ये भी क्लेई टेक्सचर का होता है। ओके। नाउ ब्लैक सॉइल इज रिच इन आयरन कंटेंट एंड इज वेरी सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये काली मिट्टी जो है ब्लैक सॉइल जो है इसमें आयरन कंटेंट काफी ज्यादा होता है, इसमें आयरन काफी ज्यादा मौजूद होती है, और ये जो है कॉटन उगाने के लिए जो है बहुत ही सुटेबल है। नाउ ब्लैक सॉइल्स आर लोकली कॉल्ड रेगुड एज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वोल्केनिक रॉक्स। जहां पर ये पाए जाते हैं ब्लैक सॉइल्स है ना इन सब एरियाज में, तो यहाँ पर लोकली इसको रेगुड कहते हैं, क्योंकि ये जो है वोल्केनिक रॉक्स से, वोल्केनो से जो बनने वाले रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स, उनसे ये जो है ब्लैक सॉइल्स बने हुए हैं। अब इसके बाद जो है थर्ड टाइप कौन सा है? रेड सॉइल। नाउ रेड सॉइल इज फाउंड इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कवरिंग केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये जो रीजन आप देख रहे हैं इधर, ये पूरा क्या हो गया? ये जो है रेड सॉइल का जो है एरिया हो गया पूरा, है ना। Now, the red color of the soil is due to the presence of iron oxides. तो ये जो लाल रंग है इस मिट्टी का, वो मेनली जो है आयरन ऑक्साइड्स के प्रेजेंस की वजह से है। इसमें आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है। रेड सॉइल इज पोरस एंड अनेबल टू होल्ड मच वाटर। ये लाल मिट्टी जो है बहुत ही पोरस होती है, यानी कि इसमें काफी ज्यादा छिद्र मौजूद होते हैं, काफी ज्यादा टाइनी होल्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए ये जो है पानी होल्ड नहीं कर सकता है बहुत ज्यादा। Okay, it is not very fertile, but it can be enriched by adding chemical fertilizers. तो ये जो है काफी उपजाऊ नहीं है, लेकिन इसमें जो है केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डाल के जो है इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। इट इज फिट फॉर ग्रोइंग ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स। तो ये जो है तिलहन सब की खेती, और मिलेट जो होते हैं मोटे वाले अनाज, ज्वार, बाजरा, अपने यहाँ जो क्या कहते हैं उसको, मरुआ, रागी, तो इन सब की खेती के लिए जो है ये सुटेबल होती है ये रेड सॉइल। देन देयर इज लेटेराइट सॉइल। Now in areas of excessive rainfall like the Western Ghats and the Chota Nagpur Plateau, the soil undergoes leaching which reduces the soil fertility. तो जहां पर काफी ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट का एरिया हो गया या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, दिस इज द वेस्टर्न घाट। ओके, तो वेस्टर्न घाट के एरियाज में, छोटा नागपुर के एरियाज में, इन सब जगह पर जो है क्या होता है, काफी ज्यादा बारिश की वजह से जो है सॉइल जो है उसका लीचिंग हो जाता है, यानी कि जो भी मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो सब जो है उसमें से बह बह के जो है निकल जाते हैं, पानी के साथ घुल के जो है वो मिनरल्स वगैरह निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। तो लीचिंग की वजह से क्या होता है, सारा मिनरल वगैरह सब बह के निकल गया सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। Therefore, laterite soil is poor in nutrients and needs to be enriched with chemical fertilizers. इसलिए लेटेराइट सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स के मामले में जो है काफी बेचारा कमजोर पड़ जाता है, और इसमें जो है केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डाल के जो है इसे इनरिच करने की जरूरत पड़ती है। Now it supports shrubs and pastures. तो झाड़ी वाड़ी सब हो गई, घास वगैरह हो गया, वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। Laterite soil appears reddish due to the presence of iron oxides. लेटराइट सॉइल जो है वो भी आपको लाल रंग का ही दिखेगा मोटा मोटी, क्योंकि इसमें भी आयरन ऑक्साइड जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट टाइप, सैंडी सॉइल। Now this type of soil is found mainly in the arid regions of Rajasthan, Gujarat and Ladakh. तो इस तरह की मिट्टी जो है, जो सूखा रीजन है इंडिया का, सूखा वाला एरिया है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, इस सब में इस तरह की मिट्टी जनरली पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल इज कोर्स, सैंडी एंड पोरस। रेगिस्तानी सॉइल जो है ये मोटा मोटा होता है, बलुआही टाइप का, और इसमें काफी ज्यादा छेद मौजूद होता है, गैप मौजूद होता है। इट कैन नॉट रिटेन वाटर
ये वाटर रिटेन नहीं कर सकता। बालू के ऊपर आप कभी देखे ना, पानी डाल के, पानी डालिएगा और पूरा का पूरा पानी नीचे चला जाएगा, ऊपर रुकता है? कुछ भी नहीं रुकता है। मतलब क्या हो गया कि सैंडी सॉइल जो है वो वाटर रिटेन नहीं कर सकता, वो वाटर को रोक के नहीं रख सकता। Therefore it requires a constant supply of water। इसलिए जो है इसमें कॉन्स्टेंटली वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इट लैक्स ह्यूमस कंटेंट। इसमें जो है ह्यूमस कंटेंट जो है बहुत कम होता है, क्योंकि डेजर्ट है तो वहां पर प्लांट्स भी बहुत कम मौजूद होते हैं। प्लांट्स मौजूद नहीं होंगे तो एनिमल्स भी मौजूद नहीं होंगे, और जब प्लांट और एनिमल होंगे ही नहीं ज्यादा तो सर्गल के भी वो कितना मिलेंगे। तो इसलिए जो है ह्यूमस भी यहाँ पर ज्यादा फॉर्म नहीं होता, एंड हेंस इज नॉट वेरी फर्टाइल। और इसलिए सैंडी सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल भी नहीं है। Sandy soil usually has a high salt content due to excessive evaporation। नॉर्मली जो है ये जो बलुआही मिट्टी होती है इसमें सॉल्ट ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि पानी जो है काफी ज्यादा यहाँ पर भाप बन के जो है उड़ता है। तो ये हो गया सैंडी सॉइल का एरिया जो है वो इधर आपका जो है ये राजस्थान वगैरह का जो जोन है इधर आपको मिल जाएगा, पंजाब में भी मिलेगा आपको। ना आगे बढ़ते हम लोग माउंटेन सॉइल की बात करते हैं। ना माउंटेन सॉइल इट इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन। जो हिमालयन रीजन आपका है, ये इधर से आप देख रहे हैं, ये इधर से ये रीजन पूरा, तो ये जो है हिमालयन रीजन, यहाँ पर आपको माउंटेन सॉइल मिलेगा। ना इट्स क्वालिटी वेरीज विद वेरिइंग हाइट्स। तो जैसे जैसे जो है हिमालयन रेंज के माउंटेन्स की हाइट में जैसे जैसे बदलाव आता है, वैसे वैसे ही जो है मिट्टी की क्वालिटी में भी बदलाव आता है। India's mountainous regions have a wide range of soils। इंडिया का जो माउंटेनस रीजन है उसमें कई तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं। Most mountainous soils are thin but can be cultivated with the use of fertilizers। ज्यादातर जो माउंटेन सॉइल्स हैं उनका काफी पतला लेयर होता है, लेकिन फर्टिलाइजर सबका यूज करके जो है खेती की जा सकती है। These soils are particularly suited for growing orchids। ये सॉइल जो है ये ऑर्किड वगैरह उगाने के हिसाब से खास करके सुटेबल होते हैं। नाउ पीट सॉइल इज अ टाइप ऑफ माउंटेनस सॉइल व्हिच इज रिच इन ह्यूमस। पीट सॉइल जो है वो माउंटेनस सॉइल का एक टाइप है जिसमें कि ढेर सारा ह्यूमस मौजूद होता है। अब देखिए हमने इंडिया के सॉइल वैरायटीज की बात कर ली, हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो है पेरेंट रॉक के साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशन का इस पर असर पड़ता है। अब लगे हाथ जो है हम लोग सॉइल एग्जॉस्शन पर बेस इस केस स्टडी को भी पढ़ लेते हैं, ताकि हम ये जान सके कि एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ सोसाइटी हमें अपने यहाँ भी सॉइल कंजर्वेशन के एफर्ट्स को सपोर्ट करने की जरूरत होगी। नाउ इसलिए पहले हम लोग समझते हैं कि सॉइल एग्जॉस्शन कैसे होता है। Soil exhaustion takes place when the same crop is grown on a land over a long period of time and hence it becomes deficient in certain nutrients। सॉइल एग्जॉस्शन जो है वो तब होता है जब एक ही फसल को जो है एक जमीन पर लगातार कई सालों तक उगाया जाता है और उस वजह से उसमें जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो है बिल्कुल कमी हो जाती है। अब एक तरह की फसल होगी तो वो एक ही तरह का न्यूट्रिएंट ज्यादा यूज करेगा, और उसी फसल को आप बार बार अगर रिपीट करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट तो खत्म हो जाएगा। Now this fertility can be restored by changing the crop as all crops do not need the same nutrients from the soil। अब इस फर्टिलिटी को जो है दोबारा रिस्टोर किया जा सकता है फसल को बदल बदल के, क्योंकि सभी फसलों को जो है सॉइल से सेम न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए होगा। ओके, फॉर एग्जांपल व्हीट को जो है अलग न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, तो मस्टर्ड को अलग न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, मेज को जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होगा, और जो मसूर वगैरह है उसका रिक्वायरमेंट अलग होगा। नाउ मिक्सिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स हेल्प्स इन एनहांसिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स या मैन्योर वगैरह हेल्प करके जो है हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हमें हेल्प मिलती है। Sometimes leaving the land fallow, that is not growing crops on that piece of land for a few years also helps। कभी कभी जो है जमीन को पड़ता छोड़ देना, यानी कि कुछ साल तक उस पर फसल नहीं उगाना, ये भी जो है फर्टिलिटी रिस्टोर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। तो सॉइल एग्जॉस्शन आपने देख लिया कि एक ही फसल को बार बार आप करते रहिएगा जमीन पर तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी, दैट इज सॉइल एग्जॉस्शन। सॉइल एग्जॉस्शन का ही एक और रास्ता है सॉइल इरोजन। Now soil erosion is caused by running water or wind। Soil erosion जो है पानी जो बहता है जमीन पर और हवा जो चलती है, इस वजह से soil erosion होता है।
Now, slope of the land, excessive rainfall, lack of vegetation cover, and high velocity of wind are some of the natural causes of soil erosion. ओके, ढलुआ जमीन, मान लीजिए कि ये जमीन जो है इधर थोड़ा सा स्लोप बना हुआ है ना। अब यहाँ पर अगर बारिश होगी तो बारिश का पूरा पानी जो है वो इस रास्ते पर बहना शुरू करेगा, और ये पानी का जो करंट बनेगा उस करंट के साथ जो है मिट्टी ज्यादा तेजी में कट जाएगी। मान लीजिए पूरा का पूरा आपका प्लेन लैंड है, हवा बहते हुए यहाँ पर जो है जा रही है, तो पूरा खाली जगह है, हवा का स्पीड बढ़ता गया, ये ऊपर से जो है सॉइल के पार्टिकल्स को ले लेके उड़ा के हटा दिया। तो इस तरीके से जो है तेज हवा, बहता हुआ पानी, ये सब जो है सॉइल इरोजन के नेचुरल कॉजेस हैं। इसके अलावा ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, डिफॉरेस्टेशन, यूज ऑफ एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ओवर इरिगेशन, ये भी कुछ जो है सॉइल इरोजन के कॉजेस हैं जिसके लिए कि हम लोग जिम्मेदार हैं। अब ओवर ग्रेजिंग से क्या होगा, अब मान लीजिए यहाँ पर ये जमीन है और इस पर जो है घास लगा हुआ है, तो अब ऐसे में क्या होगा, घास जो है वो सॉइल को पकड़ के रखेगा, वो सॉइल पार्टिकल्स को जो है रोक के रखेगा। अब आप जो है यहाँ पर ढेर सारी मवेशी चरा चरा के क्या किए, घास को जड़ सहित खत्म कर दिए, तो अब जब हवा बहेगी तो वो सब सॉइल पार्टिकल्स को उड़ा के खत्म कर देगी ना। जंगल काटिएगा, उसका भी कुछ ऐसा ही परिणाम होगा। काफी ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालिएगा, वो भी जमीन का जो है बंजर बना देगा। और इसके अलावा काफी ज्यादा अगर आप पानी डालिएगा खेत में तो उस वजह से भी जो है सॉइल इरोजन होता है, और ये सब हमारी गलतियां हैं, इन्हें हमें रोकने की जरूरत है। तो चलिए, जमीन को नुकसान पहुंचाने का तो रास्ता सब हम लोग देख लिए, अब जमीन को बचाने का रास्ता देख लेते हैं हम लोग सॉइल कंजर्वेशन में। नाउ सॉइल नीड्स टू बी कंजर्व्ड, ओके, सॉइल को जो है कंजर्व करने की जरूरत है, इसे बचाने की जरूरत। तो अब सॉइल कंजर्वेशन के लिए जो है हमारे पास रास्ता क्या है। तो देखिए, सॉइल कंजर्वेशन पहले जरूरी ये इसलिए है, खास करके इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहां पर एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है। आप अपने आसपास देखते होंगे ज्यादातर लोग जो है वो अपने लाइवलीहुड के लिए अभी भी खेती पर डिपेंड करते हैं, और अगर वो पूरी तरह खेती पर नहीं भी डिपेंड करते हैं तो वो जो है कह सकते हैं कि साइड इनकम का बढ़िया जरिया है खेती लोगों के लिए। तो ऐसे में सॉइल कंजर्वेशन बहुत जरूरी है यहाँ के लिए। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, तो सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, सॉरी डिटेरियोरेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि आप जो है सॉइल के गिरती हुई क्वालिटी को जो है रोकिए, आप जो है सॉइल को डिटेरियोरेट होने से, खराब होने से बचाइए। दैट इज सॉइल कंजर्वेशन। खराब कैसे होता है वो आपने ऊपर देख ही लिया, राइट। सॉइल एग्जॉशन, सॉइल इरोजन, इस सब की वजह से खराब होता है, तो उसको रोकिए आप। तो कंजर्वेशन एंड बेटर यूज ऑफ सॉइल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सॉइल का संरक्षण करना, सॉइल का बढ़िया तरीके से यूज करना, बेहतर तरीके से यूज करना, ये बेहद जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। Farmers use some of these methods to conserve the soil and to derive optimum benefits from it. किसान जो है ऐसे ही कुछ मेथड्स का यूज करते हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए। कौन से हैं ये मेथड्स, तो एक तो हो गया टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग, ये टेरेस फार्मिंग का देख रहे हैं ना, कैसे सीढ़ी बना बना कर जो है पूरा स्लोप वाली जमीन है उसमें पूरा सीढ़ी बना दिया है ना। तो इस मेथड में क्या होता है, हिल स्लोप्स वगैरह पर तो जमीन पर खेती करने का ये एक तरीका है कि स्लोप को जो है टेरेस में बना दिया जाता है, सीढ़ी जैसे जो है काट दिया जाता है और इस पर जो है किसान खेती करते हैं। अब चूंकि पूरा स्लोप नहीं है तो बारिश का पानी भी जो है यहाँ पर तेज करंट के फॉर्म में जो है नहीं बहेगा और इस तरीके से ये मिट्टी जो है इसका इरोजन नहीं होगा। दूसरा कहलाता है कंटूर प्लॉइंग। ये जो है आपका कंटूर प्लॉइंग का हो गया इमेज। कंटूर प्लॉइंग में क्या करते हैं किसान जो है स्लोप के डायरेक्शन में, यानी कि मान लीजिए जमीन का स्लोप इस डायरेक्शन में है ना, तो किसान जो है क्या करेंगे, तो इधर से इधर जो है जमीन नहीं जोतेंगे, वो इधर से इधर डायरेक्शन में जो है सॉइल का जो है कंटूर फॉर्म करेंगे। ओके, और इससे क्या हो जाता है कि बारिश का पानी जो चलेगा ऊपर से तो वो जो है इन कंटूर्स पर जो है रुकता हुआ चला जाएगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन जो होगा वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। तीसरा तरीका है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन जो है किसान कैसे करते हैं, तो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन सिस्टमैटिक सक्सेशन। अलग अलग फसल जो है वो एक प्लान किए हुए तरीके से एक के बाद एक जो है लगाए जाते हैं। Now this helps in adding nutrients to the soil naturally and also controls pests. तो इससे क्या होता है,
या मान लीजिए कि एक फसल को एक तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ी तो उसने उसका यूज कर लिया, लेकिन साथ साथ वो कुछ दूसरे तरह का न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में ऐड भी करेगा। ओके। और दूसरा क्या होता है कि कीड़े मकोड़े भी जो होते हैं वो एक खास तरह की फसल पर जो है उनको खाने की आदत होती है। तो अगर फसल आप चेंज करते रहिएगा तो बेचारा जो पेस्ट है, चूहा हुआ या बाकी जो भी पेस्ट है, वो बेचारा भी तो भूखे मर जाएगा ना तब फिर, क्योंकि वो सब फसल तो खाता नहीं होगा। तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन जो है वो न्यूट्रिएंट के एग्जॉशन को भी रोकता है, न्यूट्रिएंट को जो है न्यूट्रिएंट ऐड भी करता है सॉइल में, और साथ ही साथ पेस्ट कंट्रोल में भी ये हेल्प करता है। तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि जहां पर अलग अलग क्रॉप जो होते हैं वो पैरेलली जो है छोटी छोटी जमीन पर उगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर में मकई हो गया, थोड़ी देर में जो है मसूरी हो गया, थोड़ा देर में जो है गेहूं हो गया। इस तरह से अलग अलग स्ट्रिप में अलग अलग फसल जो है वो उगाई जाती है। तो किसी भी फसल की कटनी जो होगी वो एक जगह एक टाइम में होगी नहीं, तो विंड की वजह से होने वाला इरोजन जो होगा वो कभी भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। दूसरा है एफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब जंगल काटना, और एफोरेस्टेशन मतलब जंगल लगाना, राइट। इट इज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये भी सॉइल कंजर्वेशन का एक बड़ा जरिया है। द प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स और ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज reduces the speed of the wind and free flow of water। मान लीजिए जमीन का ये प्लॉट हो गया, इसके बीच में अगर यहाँ पर हम पेड़ लगा दिए, है ना, और बीच में जो है मान लीजिए कि हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा, तो हवा जो चलेगी तो हवा की स्पीड को ये पेड़ थोड़ा यहाँ पर रोक देगा ना, स्लो कर देगा ना। पानी भी जो बहेगी तो उसको ये पेड़ों का जो लाइन होगा वो पानी के फ्लो को भी रोक देगा ना। तो इस तरीके से जो है सॉइल जो है उसका इरोजन जो है वो रुक जाएगा। इसके अलावा इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स का यूज करना और श्रब्स और ग्रास लगाना, ये भी जो है सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। So well, that brings us to the end of discussion of soil as a resource. In our next session, we will start with water resources. So see you with the next lesson then.